तालियां बजाने वाली बात कही थी मैंने, और सबसे जीवंत उधर बैठे थी, और ये मुझे समझ में आ गया कि आप वहाँ क्यों बैठे हैं। तालियां अच्छी बजा रहे हैं क्योंकि पीछे से कूलर का फोर्स आपके पास आ रहा है। थोड़ी सी विषम स्थितियां हैं, लेकिन जो लोग कविता के लिए आए हैं वो ध्यान से सुनेंगे तो और आपको आनंद आएगा। मैं क्रम आगे बढ़ाता हूं और मध्य प्रदेश से हमारे मध्य उपस्थित हिंदुस्तान के उस प्रखर व्यंग्यकार को आमंत्रित करता हूं जिनका नाम गोविंद राठी है। वो हंसते हंसाते बात आप तक पहुंचाते हैं। व्यंग की तीखी धार उनके पास है। ये कहता हूं कि बात जरा भी नहीं अधूरी, ये बिल्कुल ही पूरी है। चाहे कैसी भी हालत है, कैसी भी मजबूरी है, दिल की बीमारी से रखनी अगर हमेशा दूरी है, तो सारे दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। एक बार मैं चाहूंगा कि तालियां कम आप लोगों ने बजाई हैं, भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हमारे मध्य उपस्थित भाई श्री गोविंद राठी जी का, और बहुत मन के साथ स्वागत कीजिएगा शैलेंद्र जी की भी उपस्थित। मां शारदा को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजित कवि गणों को नमन करता हूँ। जोधपुर के प्रबुद्ध श्रोता गणों को विशेष प्रणाम करता हूँ। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, मैं कर लूंगा मेरे हिसाब से आगे पीछे। ये दिक्कत है। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ये केसरउल जाफरी साहब की और अंबिका दत्त त्रिपाठी जी की सामूहिक जमीन है। बस शुरू करवा देना मुझे चौथी पंक्ति के बाद। जी, कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं। वाह। कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं। बंजर से बंजर धरती में भी धान उगाने निकले हैं। और इसी बात पर दे दो ताली, इस बेरंगी दुनिया में हम आंसू की फसलें बोकर मुस्कान उगाने निकले हैं। बहुत अच्छे गोविंद बाबू, वाह। मैं प्रणाम करता हूं आपको, और 4 पंक्ति अपने कर्म की अपने शर्त नहीं पढ़ता हूं। एक बड़े संत श्री हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करके 4 पंक्तियां संत श्री को समर्पित करता हूं, और शायद आपकी तालियां उनके कदमों तक पहुंचेगी, मैं जानता हूं। क्या करते हैं हम? ना तन अर्पण करते हैं हम, ना मन अर्पण करते हैं, ना तन अर्पण करते हैं हम, ना मन अर्पण करते हैं। वो भी कितना अल्प यहाँ हम जो धन अर्पण करते हैं, और ताउम्र नहीं हो सकते हम इनके चरणों की रज भर भी, जो संत धर्म की सेवा में ये जीवन अर्पण करते हैं। वाह गोविंद, बहुत अच्छे। मैं प्रणाम करता हूँ। बस जिस मिजाज से आप सुन रहे हैं इसी तरीके से सुन लेना, कभी सम्मेलन पूरा हो जाएगा। इधर से फिर 4 चले। इन्हें लगा कि यहाँ कोई साज बाज के साथ कोई गीत संगीत का कार्यक्रम है। ऐसा भी हो जाता है। कई बार लोग इस चक्कर में घूमते रहते हैं कि कई बार देर तक मालूम नहीं पड़ता कि कवि सम्मेलन कहाँ पे, तो उन्हें बताना पड़ता कि यही है। देखो, सरकार ने ये जरूर कहा है कि हमारे बीच में 2 हाथ की दूरी होना चाहिए, मगर किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा है कि हमारे दोनों हाथों के बीच में कोई दूरी होना चाहिए। इसलिए दोनों हाथों के दूरी को खत्म करना, और तालियां जिस बात पर भी अच्छी लगे आपकी पहुंच जाए। मैं देख रहा हूं फुर्सत निकाल के कवि सम्मेलन के लिए, कविता के लिए इतने लोग यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से कविता की जीत है साहब, वरना महानगरों में इतनी फुर्सत किसी के पास भी नहीं है। सच बता रहा हूँ, पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में गया। कवि सम्मेलन के अगले दिन जब जुहू बीच पर घूमने गया, तो मैंने देखा एक महिला एकांत में दहाड़े मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले, कुछ नहीं भाई
साहब पिछले महीने पति ने मारा। आहा, मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बड़े फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना ये चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल के आए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और वाकई फुर्सत का ये आलम है रवि भैया जी। एक दिन मेरा थोड़ा सुनता, बहुत प्यारी बात है। एक दिन मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, न उसे फुर्सत न मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख, आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे अंदाज में पलट के बोली, आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। तालियां कम आ रही हैं थोड़ी आपकी। बहुत अच्छे, बहुत सच बता रहा हूं। एक दिन मेरे सर आ गई, बोले देखो टीवी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले फिल्म आ रही है शराबी टीवी पे, अमिताभ बच्चन की। पूरी फिल्म में एक बूंद पट्टे ने शराब की नहीं पी, मगर जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख हो रहा, उससे बड़ा एक्टर मैं। बोले कैसे? मैंने कहा 27 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं करता हूँ। बहुत अच्छे, वाह। वो तेरे को तो समझ में नहीं आती, सच बता रहा हूं। और सर पत्नियों पे कविताएं वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिनकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब, कमाल, इतनी शानदार अंडरस्टैंडिंग है कि उसने पूरी जिंदगी में मुझसे शादी के बाद कभी भी गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, इसमें के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। वाह, 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 वाह। सही बता, मैं तो एक दिन जब ज्यादा ही परेशान हो गया तो अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा ये क्या आइटम थमाया है? जिंदगी परेशान करके रख दी, दुश्वार करके रख दी। बोले क्या हुआ? मैंने कहा जीना खत्म कर दिया मेरा। भाई साहब मुझे कोने में ले गए और कोने में ले जाने के बाद एक पंक्ति जो उन्होंने मुझसे बोली, मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वेदना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मुझे कोने में ले जाके बोले बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। तालियां कम हैं आपकी। भाई गोविंद बहुत अच्छे, वाह। सच बता रहा हूं। हालांकि पत्नी में क्या कविता लिखना, पत्नी का मतलब ही हिंदी में ये होता है जो पति पर तली रहे। वो पत्नी, अंग्रेजी में बोले तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। उस पत्नी में क्या कविता लिखना। और सर ये जो वाइफ का शॉर्ट फॉर्म है, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में शॉर्ट फॉर्म के लोग फायदे उठाने लगे। एक नेताजी ने क्या फायदा उठाया देखिए, चमचमाती गाड़ी से आके रुके पान की दुकान पे, और जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई, नेताजी कलफदार कुर्ते पजामे में गाड़ी से बाहर आए। अगल बगल से 5-7 चमचे उतर के आए। उनको देखने के बाद मुझे लगा कि किसी पार्टी का कोई मंत्री है ये आदमी। मैं उनकी गाड़ी के नजदीक गया तो गाड़ी पे मैंने उनकी जो नेम प्लेट थी उस पर लिखा हुआ था हा हु प्र ज टू। तो मेरे को ये तो समझ नहीं आया कि ये कौन से मंत्री हैं, मगर एक बात समझ में आ गई कि ये जनजाति के या अनुसूचित जनजाति के मंत्री हैं। मैंने उनके ड्राइवर के गले में हाथ डाला, एक कोने में ले गया। मैंने कहा भाई साहब ये कौन से मंत्री हैं? बोले कोई मंत्री नहीं है। मैंने कहा ये फिर हाहू प्रा, बोले ये हारा हुआ प्रत्याशी है। भाई तालियां जरा जोरदार चाहिए एक बार, वाह, हाहू प्रा, वाह। मैंने कहा फिर ये जा क्या है? तालियां थोड़ी आपकी मैं जानता हूं कि ज्यादा आएंगी। मैंने कहा ये जा क्या है? बोले इसकी जमानत भी जब्त हो गई थी।
बाप बनेगा, हमें तो अपने घर में आवाज आ जाती है। देखो केशव जाफरी साहब की और अंबिका जी त्रिपाठी की जमीन पे एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। पिछले दिनों जेएनयू से एक आवाज आई, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। आपने भी सुनी होगी आवाज। एक मूर्ख बच्चे ने जैसे ही इस बात को बोला, ये वीर रस का कवि है, मैं व्यंग का कवि हूँ, मैंने आवाज करी, मैंने कहा हाँ। बोले भाई साहब क्या? मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। मैंने कहा बेवकूफ वो काम करना चाहता है जो हम 75 बरस पहले कर चुके हैं। मैंने कहा भी एक बात बता, 500 रुपए कमाना चाहता है? तो उसने तलवार मेरे पांव पर रख दी। बोले हाँ भाई साहब। मैंने निकाला जेब से 2000 का नोट, मैंने कहा ये ले। बोले भाई साहब ये तो 2000 है। मैंने कहा 500 तू रख, 1500 मुझे वापस दे। मगर उसने जो जवाब दिया शायद आप तक पहुंचेगा। बोले भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मेरी जेब में 1500 रुपए होते तो क्या मैं भारत के टुकड़े करता? आहा, बहुत अच्छे। अरे मैंने कहा बाजार जा, छुट्टे करा के ला, 500 तू रख, 1500 ला के दे। 1 घंटे बाद पसीने में तरबतर लटपट होके वापस आया। बोले भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा मूर्ख, अब एक बात समझ ले, जिस भारत सरकार के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तो टुकड़े नहीं करा पाया, उसके हिंदुस्तान के टुकड़े तो कहां से करा देगा? तो कभी आपके व्यवस्थाओं में खत्म हो रहे हैं। अभिनंदन कीजिए, हमारे अतिथि आए हैं, एक बार ताली वाली बजाकर अतिथियों का सत्कार किया जाए। बैठ जाओ बेटा, तुम 4 बार तो निकल चुके हो बाहर, कोई बात नहीं। अब मैं वो काम करता हूं जिसके लिए मुझे प्रवीण भैया ने यहाँ सलाह दिया है जी। जैसा उन्होंने बताया कि व्यंग का कवि हूं मैं। व्यंग सुनाने से पहले 2 पंक्ति पढ़ूंगा और मुझे लग जाएगा कि आप व्यंग लायक हैं या करके इस लायक, फिर मैं व्यंग शुरू करता हूं। व्यंग सुनाने से पहले सर प्लीज सुनिए, व्यंग की एक पंक्ति में निकल गई तो व्यंग स्लिप हो जाएगा। 2 पंक्ति व्यंग की। हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। बताना मुझे, जौनपुर वालों, मुझे मालूम है कि ये साहित्य की जमीन है। हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। पहले द्रौपदियों की इज्जत सभाओं में लुटती थी, आजकल इज्जत लुटने के बाद सभाएं होती है। बहुत अच्छे। अब मैं पंक्ति 3 कर रहा हूं, पढ़ूंगा 2, लेकिन एक आपको अपने आप समझ में आएगी और आप ताली बजाएंगे। हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरण में होते हैं। पहली पंक्ति पहुंच जाए, व्यंग की तक शुरू करवाना जरा, कवि सम्मेलन अभी शुरू नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेताजी आपके चरण में होते हैं। भाई कमाल समझ रहे हैं आप लोग। पहले चरण में नेताजी आपके चरण में होते हैं, दूसरे चरण में हम नेताजी के चरण में होते हैं। मगर वे कमबख्त ऐसी गहरी नींद सोते हैं कि फिर हम कहीं के भी नहीं होते हैं। बस ये प्रेम रखना और व्यंग सुनते जाना। स्वागत स्वागत स्वागत। 12 पंक्ति कर रहा हूं। अब आप जिस तरीके से सुन रहे हैं कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। तालियां कम है, ये मुर्दा झुलस भी सकता है। बहुत अच्छे। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आपके अग्नि दिखाएंगे?
साहब ये नहीं कहूंगा कि ताली बजाना, एक दावा करता हूं कि ताली रोक के बताना, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेना, मगर दूसरा हाथ पहले हाथ से छूट जाए तो फिर इस पूरे सदन में इतनी बजा देना। मैं व्यंग की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति, अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति आपके हवाले कर रहा हूं। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना के बोले, आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आप तो हवा का रुख देख के लगाएं। भाई बहुत अच्छे गोविंद, बहुत अच्छे। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 75 बरस से मुर्दों पे राज कर रहे हैं। सैल्यूट करता हूं आपको। क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? प्रणाम करता हूं। एक बार अपने सम्मान में ताली बजाइए। एक कविता और सुनिए। सर एक बढ़िया टिप्पणी बता रहा हूं। पिछले दिनों राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी एक पार्टी में टकराए। जैसे ही टकराए, राहुल जी से नरेंद्र मोदी जी ने बड़े अभिमान के साथ कहा, क्या जानता है तू मेरे बारे में? क्या समझता है तू मुझे? 7 करोड़ फेसबुक फॉलोअर्स हैं मेरे। कितने? 7 करोड़। राहुल गांधी जी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, तो क्या हुआ, लिखते तो सब मेरे बारे में ही है। तालियां कम हैं थोड़ी। ये है मजा राजनीति का। अब व्यंग सुनिए। पिछले दिनों आपने खबर टीवी पे सुनी होगी और अखबारों में भी पढ़ी होगी कि हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। सबको मालूम होगा। और अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो भैंसे का नाम दिया जाएगा युवराज। युवराज नाम है भैंसे का। मेरी दिक्कत ये नहीं साहब कि भैंसा 7 करोड़ में बिका। व्यंग कब उपजता है? जब जानवरों की कीमत इंसान से भी ऊपर निकल जाती है तो व्यंग अपने आप जन्म लेता है। अब व्यंग सुनिए, और व्यंग की कोई पंक्ति पहुंच जाए तो फिर जागरूक होके इसी तरह बताना जिस तरीके से आप सुन रहे हैं। सुनिएगा। स्वागत जी। क्या सुबह सुबह अखबार में एक गजब का समाचार दिखा। खबर थी हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। मैंने पत्नी से कहा, इस खबर ने मेरे जहन में सन्नाटा सा खींच दिया है। यूं लगता है स्वयं यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया। वाह वाह। यूं लगता है स्वयं यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। पत्नी बोली है, मेरे भोले भंडारी, मती मारी गई है तुम्हारी। सुबह से अलापे जा रहे हो, जाने कौन सा राग खबरों के इस भूत ने खत्म कर दिया है तुम्हारा दिमाग। मगर खबरों का ये भूत इस सच के आगे ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अरे जिस मुल्क में स्वयं यमराज 2 कौड़ी में बिक जाते हो, वहां उनका भैंसा 7 करोड़ में कैसे बिकेगा? फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे हालात ही मुल्क को बीमार बना देते हैं। और भैंसा 7 करोड़ में बिक भी गया तो हैरत कैसी मेरे हुजूर, ये वो मुल्क है जहां गधे भी करोड़ों में बिक के सरकार बना देते हैं। तालियां कम हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। ये वो मुल्क है जहां गधे भी करोड़ों में बिक के सरकार बना देते हैं। तो सुबह सुबह इन्हें पोसने की ना भूल कीजिए। पहली बार कोई गधों से ऊपर उठा है,
चढ़ाई कबूल कीजिए। मैंने कहा सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर भैंसों और गधों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक भैंसा जन्म देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक आध भैंसा जन्म देती। लोग भी हो गए हैं केसों के बाप, हम भी हो जाते गधों की जगह भैंसों के बाप। अब पत्नी के तरकश का तीर मैंने ब्रह्मास्त्र की तरह झेला, उसने तुरंत ही मार दिया, नेहले पर देखा, बोली क्या बताऊं मेरे प्रीतम, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा चले गए हैं, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा चले गए हैं। अरे मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कम्बा, मगर दोनों के दोनों बाप पे चले गए। बहुत अच्छे भाई, रविदास जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए हैं। अरे तुमसे ज्यादा तो दुखी मेरी राम कहानी है, मुझे तो उम्र भर 3 गधों से निभानी है, मुझे तो उम्र भर 3 गधों से निभानी है। और अंतिम 4 पंक्तियां अपने काव्य पाठ की इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है। इधर देख रहा हूँ, इधर भी महिलाएं बैठी हुई हैं। एक मातृशक्ति के रूप में हमारे मंच पर जिसने सरस्वती के पूजन के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया, गौरी मिश्रा यहाँ बैठी हैं, हमारे उधर भी बैठी हुई हैं। मैं सभी को प्रणाम करके 4 पंक्तियाँ उस माँ के दरबार में, उस माँ के लिए पढ़ना चाहता हूँ जो आपकी माँ है, मेरी माँ है, इस सृष्टि की माँ है। स्वागत सुनिएगा, बहुत अच्छे। और एक दावा करता हूँ कि अगर गांठ से बांध के ले गए पंक्तियों को तो बहुत फायदे में रहोगे। जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती, जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती, आदमी होकर भी उसकी आदमी जात नहीं रहती। और बड़ा बदनसीब होता है वो शख्स दुनिया में माँ जिंदा होकर भी जिनके साथ नहीं रहती। वाह वाह। मैं चाहूँगा एक बार जरा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।